नाज़रीन ग्रामी, कुदरत का ये तकाजा और कानून है कि इंसान जिस मकसद के लिए पैदा किया गया था, अगर उस मकसद को वो बुरुए कार लाकर अपनी ज़िंदगी अय्याम हासिल करता है तो कामयाबी उसका मुकद्दर तस्वुर की जाती है। आज इसी हवाला से देखें तो मेरा मुआशरा एक दलदल की दहलीज पे जा पहुंचा है, क्योंकि इस मुआशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे नकाद हैं, फलासफर हैं, अदीब हैं, शायर हैं जो अपने आप को समझते तो हैं मगर कुदरत के तकाज़ों को पूरा करने में वो नाकाम भी हैं। यही वजह मेरे मुआशरे का आज अलमियात भी है। अगर फलसफा की दुनिया की बात करें तो अफलातून हमारे सामने एक अजीम शख्सियत के तौर पर ज़ाहिर होता है, जिसकी जो सलाहियतें हैं, जिसकी जो तहरीरें हैं, जिसका जो मुकालमात है, जिसका जो नज़रिया जमहूरिया के नाम से है, हम उसको बात करें तो फलसफा की दुनिया में या फलसफा का बाकायदा आगाज करने के हवाले से अफलातून हमारे सामने वो अजीम शख्सियत के तौर पर भी आती है। आज हम इसके नज़रिए को देखेंगे, इसके नज़रिए को पहचानेंगे कि अफलातून कौन सी शख्सियत है, इसका नज़रिया वो क्या है और किस नज़रिए के तहत वो एक मिसाली जमहूरिया वो कायम करने की वो कोशिश करता है और इसका मवाजना आज के हम दौर के साथ देखने की और करने की कोशिश भी करेंगे। तो मैं नए नाज़रीनों सामईन जो मेरे YouTube चैनल पर आए हैं कि मेरे चैनल सब्सक्राइब नॉलेज में जुड़ना जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आसानी आप तक पहुंचती भी रहे और आपकी इल्मी सरगर्मी में वो मददगार भी साबित हो सके। यानी अफलातून को देखें तो अफलातून की जो सारी जो सलाहियतें हैं वो सारी की सारी वो फलसफा पर है। यानी फलसफा की बुनियाद रखने वाली जो शख्सियत है हमारे सामने है वो यही अफलातून जिसे कहा जाता है, और इसने बाकायदा तौर पर फलसफे का आगाज किया था और इसकी जो किताब जो फलसफा के हवाले से वो है मुकालमाते अफलातून है। यानी इस किताब के अंदर, इस तहरीर के अंदर, इस जामिया के अंदर इसने वो सारी बातें बयान की हैं जिसका जो तकाजा एक मिसाली रियासत के अतबार से, एक इनकलाबी रियासत के अतबार से और एक हकीकी और मिसाली जो एक रियासत होने का चर्चा चाहिए था उस एतबार से सारी इस्तिलाहात क्या है वो इसके अंदर मरकूज की जा चुकी हैं। यही देखें तो ये बात मंजरे आम पर आती है कि अफलातून वो शख्सियत है जिसने बाकायदा तौर पर जो फलसफे का आगाज किया था वो किताब मुकालमाते अफलातून है, जिसके अंदर वो सारी बातों से क्या है वो बयान करके एक मिसाली रियासत और स्टेट का जो नजरिया तस्वुर वो पेश किया था। अगर एमरिसन की बात करें उसके बकौल देखें तो वो कहते हैं कि ये वो किताब है जिसमें दुनिया की हर किताब का मजमूआ या मवाद वो मौजूद है जो इसकी बात की जा रही है। और देखें और इसके अंदर उन्होंने खास नजरिया भी पेश किया वो जमहूरिया के एतबार से है, यानी जिसको रिपब्लिक के नाम से कहा जाता है, रिपब्लिक कहा जाता है, रिपब्लिक के नाम से पुकारते हैं या इसको पहचानते भी हैं। इसके अंदर एक मिसाली रियासत का जो तस्वुर उन्होंने पेश किया था, एक मिसाली रियासत का तस्वुर क्या है वो दो वजूहात की बिना पर उन्होंने वो पेश किया था। यानी दो वजूहात हमारे सामने आती हैं और वो कौन कौन से जिनकी बुनियाद पर एक मिसाली रियासत और इस किताब की जो कि मार्फत वो हमारे सामने वो आती दिखाई देती भी है। एक क्या है इस किताब की वजूहात, एक है हमारे पास मिसाली रियासत का तस्वुर है, एक तो हमारे पास ये है कि दूसरा क्या है इसकी जो अहम है वो शायर को रद्द करना है, यानी शायर को बरतरफ करना। ये हमारे पास आती हैं दो वजूहात जो इस जमहूरिया और इस किताब का जो तासरात है और इनका जो बैकग्राउंड है वो हमें इनमें नजर आता है, और इसी दो वजूहात की बिना पर ये अफलातून का नजरिया क्या है एक मिसाली जमहूरिया का तस्वुर कायम करने में वो कामयाब भी होता है। यानी अफलातून शायर को मिसाली रियासत से बरतरफ करता है। क्यों? उसका ये नजरिया जो शायर हजरात होते हैं ये क्या करते हैं मिसाली रियासत में खलल का सबब बनते हैं। तो ये बात उनकी एक तरह से बिल्कुल बजा और दुरुस्त भी है।
क्यों? उनका ये मानना है कि शायर क्या है, ये आसमानी वजदान के हामिल होते हैं। उनका ये बयान करना है, ये जो शायर हजरत ये मजनू दीवानापन का शिकार होते हैं। क्यों? वो दीवाना का जो उनके सर पर सवार होता है ना, वो मुकद्दस देवी का साया होता है, जिसकी वजह से वो क्या इस्तिलाहात को गलत बयान करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो अंदाज वो दुरुस्त साबित नहीं होता, और दुरुस्त साबित होने की ना होने की वजह से वो के मिसाली रियासत में खलल का सबब बनते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जिस शायर की नकल करता है वो हकीकत से दूर हो जाती है, क्योंकि इसका मानना है शायर क्या है, ये नकल करता है। तो लिहाजा वो कहता है जब नकल की जाती है तो वो हकीकत से दूर हो जाती है। ये बात भी हमारी अकल एक्सेप्ट करती है, कबूल करती है, क्योंकि फनून लतीफ़ा का जो अक्स है ना, वो ख़त्म तो हो सकता है, जिंदगी का हुस्न तो बाकी रह जाता है, लेकिन ये वो भी क्या है, वो काम खत्म कर देते हैं। अब इसको समझने के लिए, इस बात को जानने के लिए मजीद अफरातुन बयान करते हैं कि शायर क्या है, वो झूठे होते हैं। यानी एक तरफ ये वो कहते हैं नकल की नकल करते हैं, दूसरा वो कहते हैं ये झूठे होते हैं, फिर वो कहते हैं ये जानी भी होते हैं, फिर वो कहते हैं ये झगड़ालू भी होते हैं। जब इन सारी चीजों का तज़किरा हम बगौर मुतालिया देखते हैं तो बिल्कुल दुरुस्त साबित होता है, क्योंकि नकल की नकल जब की जाती है उसका अक्स हकीकत से दूर हो जाता है, तो फिर यही चीजें बरपा होती हैं, और यही अफलातून का बुनियादी जो नजरिया है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और वो ये कहता है ये गलत इल्म देते हैं, ये इनका जो अंदाज़े बयान वो दुरुस्त साबित नहीं होता है। तो जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, जो शायर हजरात होते हैं, इनके वजह इंसानी जज्बात को बरानगीता कर देते हैं। अब बरानगीता का मतलब क्या होता है, इश्तिआल देना, यानी इश्तिआल देना, झगड़ा बर्पा करना, शरारत करना, ये शरारत का सबब है। और इसी वजह से इनका बयान करना है कि एक मिसाली रियासत के अंदर जो शरारतें होती हैं, जो शरारत अंगेजी होती है, इश्तिआल होता है, उसका तसव्वुर हरगिज़ नहीं होता। और यही उसका बयान करना है। जमहूरिया के अंदर, रिपब्लिक के अंदर, एक मिसाली रियासत के अंदर ये जो चीज़ें शायर के हवाले से वो बयान की जाती हैं तो वो बिल्कुल दुरुस्त साबित होती है कि वाकई ये चीज़ है। अब इसकी वो मिसाल देते हैं एक पलंग की। अब पलंग की मिसाल क्या देते हैं, ताकि इस मिसाली रियासत के अंदर ये जो नकल के हवाले से और इंसानी जज्बात को बरानगीता यानी इश्तिआल देने के तबार से क्या वो वाकई साबित होती है या नहीं होती है। अब एक मिसाल यहाँ पे हम ले लेते हैं, ताकि ये जो सारी बात है ना, ये जो साबित हो गई, जो अभी हमने की है अफलातून के नजरिए के मुताबिक है, ये दुरुस्त है या नहीं है। वो कहता है जी असल पलंग क्या है, खुदा के दिल में, यानी पलंग की मिसाल है, यानी असल जो पलंग है वो खुदा के ज़हन में। और आगे की उसने क्या किया, बढ़ाई ने नकल की, जाहिर बात है बढ़ाई ने उसको लकड़ी के साथ तराशा, तो उसके साथ उसको क्या, जो असल खुदा के ज़िम्मे पलंग था उसकी क्या कर दी, उसने नकल कर दी, किसकी, उस पलंग की। तो ये वाला पलंग क्या बन गया, ये मिसाली बन गया। अब इससे अगला जो मरहला देखे तो जब बढ़ाई से आगे मुसव्वर ये चीज देखता है तो मुसव्वर क्या करता है, उसका अक्स बयान करता है। अक्स यानी इमेज कह लें, उसकी तस्वीर कह लें। जब उसने क्या किया, बढ़ाई से आगे वो मुसव्वर में उसका अक्स मुंतकिल हुआ, वही नकल की नकल वाली बात यहाँ पे आ गई। और जब यहाँ से फिर आगे पहुंचता है तो फिर क्या करता है, वो शायर के वहां पहुंच जाता है। और शायर क्या करता है, उसकी नकल क्या करता है, नकल करता है। तो फिर क्या हुआ, जो नकल की नकल वो की गई, तो मिसाली जो पलंग था वो तो अधूरे का अधूरा रह गया। तो लिहाजा अक्स का अक्स लेना, शायर ने क्या किया, उस अक्स का अक्स ये नकल की है। जब उसने नकल की है तो मिसाली पलंग क्या था, वो अधूरे
بروے کا ادھورا رہے گا۔ یہی اس افلاطون کا بیان کرنا ہے کہ ریاست کے اندر، ایک مثالی ریاست کے اندر ان شاعر حضرات کو برطرف کرنا ہی وہ واجب ٹھہرتا ہے، کیونکہ فنون لطیفہ کا جو عکس ہے نا وہ ختم تو ہو گیا تو زندگی کی چاشنی اور مٹھاس بھی کیا ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور مثالی جمہوریہ کے اندر قانون کیا ہے، ان کو اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح ان کا وہاں پہ رہنا وہ درست ثابت ہو۔ تو لہذا یہ چیز افلاطون نے یہ واضح لفظ بیان کی، پلک کی جو واضح مثال وہ خدا کے ذہن میں اثر۔ اس کے بعد بڑھائی کی نا اس کی مثالی شکل بیان کی، پھر مصور نے کیا کیا اس کا عکس بیان کیا، اور عکس پھر اس کی نقل بیان کی جو اصل ویسے کا ویسا نہ رہا بلکہ اس کی وہ تبدیلی برپا ہوگی۔ یہ چیز یہاں پہ اس کا بیان کرنا ہے۔ تو اس لیے جو افلاطون کا بیان کرنا ہے، جب یہ شاعر حضرات ریاست میں آتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، جھکتے ہیں یعنی سلام کرتے ہیں۔ تو ان کا بیان کرنا ہے، سلام کرنے کو کہتا ہے جب لوگ آتے ہیں ان کو دیوی کے روپ میں دیکھتے ہیں، ان کو دیوی کے عکس میں پکارتے ہیں، آسمانی وجدن کے نام سے، مجنوں یا دیوانہ کے نام سے لوگ ان کو پہچانتے ہیں، جن کو ہم شاعر کہتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، پھر ان کو کیا سجدہ کرتے ہیں، چومتے ہیں، سر کو اٹھا لیتے ہیں۔ مگر افلاطون کا بیان کر جب یہ آئے نا تو کیا کریں، اس شرارت سے ان کو روکے۔ لوگ سلام کرتے ہیں تو کیا جائے، لیکن کیا کرنا چاہیے، مثالی جمہوریہ کے اندر یعنی مثالی ریاست کے اندر یہ خلل کا سبب ہے۔ تو خلل قانون کیا خلل کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے وہ کہتا ہے خوشبو کو جلائیں، پھر کیا کرے ان کے گلے میں ہار بھی پہنا دیں، ہار ڈالے، اور ہار ڈالنے کے بعد کیا کیا ہے، ان کو ریاست سے برطرف کر دیا جائے یعنی نکال دیا جائے۔ تو یہ کیا ہے، افلاطون کا یہی بیان کرنا ہے، کیونکہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا سوائے ایک خدا کے۔ قانون کیا کرتا ہے، خلل کی اجازت نہیں دیتا۔ قانون کیا ہے، اس طرح کی جو شرارت انگیزیاں ہیں ان کی وہ اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے، اس بات کو لیا گیا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں جب کوئی برا کام ہوتا ہے تو وہ مقدر پر الزام دیتے ہیں۔ تو افلاطون بھی یہ کہتا ہے جب یہ برا کام کرتے ہیں تو الزام کیا کرتا ہے شر کا، وہ خدا پر لگاتے ہیں، جبکہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اسی وجہ سے مثالی ریاست کے اندر ان کا داخلہ منع ہے۔ میں اگر موجودہ اپنے معاشرے پاکستان کی بات کروں، خدا نے تو کہیں نہیں کہا کہ آپ نے غلط کام کرنا ہے، خدا نے تو کہیں نہیں کہا کہ آپ نے زنا کرنا ہے۔ ہم لوگ کے اندر ہر وہ غلط کام کرتے ہیں اور الزام کس پہ لگا دیتے ہیں، مقدر پہ لگا دیتے ہیں۔ تو مقدر سے سکندر تو پھر بن گیا۔ تو اس حوالے سے دیکھیں تو افلاطون کا نظریہ جو مثالی ریاست کا ہمارے پاس الجمہوریہ یا ریپبلک کے نام سے ہے تو وہ بالکل درست ثابت ہوتا ہے۔ اب اسی اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے پاس اس لحاظ سے ایک دو مزید شخصیات ہمارے پاس آتی ہیں، ان میں ایک ہمارے پاس سر سید ہے، دوسرا الطاف حسین خانی کی شخصیت ہے۔ ان کے جو تاثرات ہیں وہ بھی افلاطون سے ملتے جلتے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ میں آج اپنے معاشرے خاص کر پاکستان کی بات کروں تو یہ بالکل چیز درست ثابت ہوتی ہے کہ واقعی چیزیں یہاں پہ ہیں، اور ان چیزوں کا کیا جانا جو شاعر حضرات ہے وہ ایک مثالی ریاست کے اندر خلل کا یا مداخلت کا سبب بنتے ہیں، رکاوٹ کا سبب بنتے دکھائی دیتی ہیں، اور افلاطون کا یہ بنیادی اور مثالی نظریہ اس اپنی مثال کو آپ بھی ہے۔ عزیز ناظرین گرامی، آج ہم نے مختصر طور پر بڑی تفصیل کے ساتھ جانا اور پہچانا ہے کہ افلاطون کا جو نظریہ الجمہوریہ ریپبلک وہ کیا ہے، اس کا بنیادی تقاضا وہ کیا ہے، اور موجودہ معاشرے کے تناظر بھی ہم نے اس کو جان لیا اور پہچان لیا وہ کیا ہے۔ مزید اگر آپ کو کوئی سوال ہے، کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں ہے تو کمنٹس باکس میں کمنٹس کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔